गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11 में इससे पहले वाले लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट स्टार्ट कराया था। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। सुबह से ही लोग विश कर रहे हैं, थैंक यू। ये कैंडल वैंडल वाले में से बहुत है कि कैंडल है, आग जल खुद जल के दूसरों को जला, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। ये सब पहले के ज़माने में होते थे टीचर्स। अभी नो डाउट पढ़ाना इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन स्टिल नाउ, बट वो थोड़ा मॉनिटरी पर्पस से भी लोगों ने अब इसमें आना स्टार्ट कर दिया है। इट्स नॉट दैट हर कोई वो खुद को जल के ही जला रहा है, और यहाँ पे खुद को जला भी रहा है तो ही इज गेटिंग पेड। ठीक है, तो रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि भाई अलग लेवल का ऐसा है चलता है, वो बेकार की फिजूल की नॉलेज की अंदर से नहीं होगी। फिर भी थैंक यू तो जिन लोगों ने पूछ किया। लेट बी बिट मोर प्रैक्टिकल और फिर काम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। अब मैक्सिमा मिनिमा ना, पहले मैंने आपको ग्राफ से समझाने का कोशिश किया था कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है। अब किसी भी ग्राफ का वैल्यू, जैसे जब हमने पैराबोला बनाया था, इस तरह से पैराबोला बनाया था, भीख मांगता हुआ पैराबोला, तो भीख मांगता हुआ पैराबोला मैंने देखा था ना कि पैराबोला का मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, वो इंफिनिटी तक जा सकता था y का वैल्यू, लेकिन उसका मिनिमम वैल्यू कुछ आ सकता है क्या, कम से कम वैल्यू कुछ आ सकता है। उसी तरह फिर इस तरह से जब भीख मांगता हुआ पैराबोला बनाया था, तो भीख मांगता हुआ पैराबोला में भी क्या बताया तुमको कि मिनिमम वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, -∞ से -∞ तक हो सकता है, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू आया था। इतना कुछ मैंने आपको बताया था। फिर अब हमेशा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, सारे फंक्शंस का ग्राफ बना ले, इतना अच्छा मैथ्स अभी शायद नहीं आता। वो समय के साथ, या तुम तो शायद मैथ्स वाले स्टूडेंट हो भी नहीं, तो तुम नहीं सीखोगे। तो हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाना नहीं आता तो मतलब मैक्सिमम मिनिमा नहीं ढूंढ पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मैक्सिमा मिनिमा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट सीखेंगे जिसको मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं, जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। अब कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो, अच्छा फंक्शन, बुरा फंक्शन, मतलब सिंपल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो, आप सिंपली आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन गिवन है, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x आपके पास जो भी गिवन होगा, आप उसको क्या करना, दो बार डिफरेंशिएट करना। y डैश पहली बार डिफरेंशिएशन है, y डबल डैश दूसरा बार डिफरेंशिएशन है। अब दूसरा बार डिफरेंशिएट करने पर अगर y का वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, तो दूसरा बार डिफरेंशिएट किया और y डबल डैश अगर आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब समझ लेना कि y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू आपको मिलेगा मिनिमम। डबल डिफरेंशिएशन किया, रिजल्ट आया पॉजिटिव, मतलब y का आपको क्या मिलेगा, मिनिमम। रिवर्स में क्या याद रखेंगे, अगर डबल डिफरेंशिएशन किया और फाइनल रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब क्या मिलेगा, y का मिलेगा अपने को मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब x के ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए जिससे y का मैक्सिमा या y का मिनिमम मिल जाए। उसके लिए क्या करेंगे, वो जो y डैश वाला टर्म था, फर्स्ट स्टेप में जो डिफरेंशिएशन आया था, पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया था, उसको कर देना 0 से इक्वेट। अब जैसे उसको 0 से इक्वेट करोगे ना, तो 0 से इक्वेट करने के बाद आपको x का एक वैल्यू मिलेगा। अब x का जो भी वैल्यू मिला, उसको अगर आप अपने y वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे ना, तो तुमको y का मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो आपको ये प्रोसीजर के जैसा याद रखना है, आगे जाके बहुत काम आने वाला है ये मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। याद क्या रखना है सर जी, पहला काम तो जब भी आपको मिला डबल डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अगर रिजल्ट है पॉजिटिव, मतलब y का मिलेगा मिनिमम, मतलब अगर y डबल डैश का वैल्यू इज पॉजिटिव, तो y का क्या मिलेगा, मिनिमम। y मतलब जो स्टार्टिंग में फंक्शन गिवन था, अगर डबल डिफरेंशिएशन किया, y डबल डैश का वैल्यू आ गया नेगेटिव, मतलब y का मिलेगा मैक्सिमम। अब x का कौन सा वैल्यू के लिए y का मिनिमा या y का मैक्सिमा मिलेगा, उसके लिए फर्स्ट वाले स्टेप को 0 से इक्वेट कर दो। फर्स्ट वाले स्टेप को जब आपने 0 से इक्वेट कर दिया, तो x का एक वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास।
अब x के वो वैल्यू को जब y के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का मैक्सिमा या y का मिनिमा मिल जाएगा। इतना मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में तुमको बता दिया था। अब क्या करते हैं, ये जो y में पैराबोला में जो ग्राफ था ना, पैराबोला ग्राफ बहुत ही सिंपल था। ऐसा पैराबोला ग्राफ जो था ये बहुत ही सिंपल था। अब कभी-कभी ग्राफ ना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इस तरह से, ऐसे कभी-कभी ग्राफ अगर आप देखोगे तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिनिमा मिल रहा है, फिर मैक्सिमा मिल रहा है, फिर मिनिमा मिल रहा है, फिर मैक्सिमा मिल रहा है। अब एक्चुअल में इन जनरल में जो एक्सप्रेशंस होंगे वो उसके ग्राफ किस तरह से होंगे, तो हम जो ढूंढेंगे ना उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। या ऐसा समझ लो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ग्राफ में हमेशा आपको मिनिमा ही मिले। जैसे पैराबोलिक ग्राफ था तो वहां पे मिनिमा मिल रहा था, जैसे इस वाले में अपने को क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा होता, ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर ग्राफ ऐसा होता तो सेम ग्राफ में आपको मैक्सिमा भी मिलता और मिनिमा भी मिलता। अब सर ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब कुछ ऐसे इक्वेशंस भी होंगे जिसमें आपको मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। अब कैसे उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसा होगा वो क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल बताऊंगा, ज्यादा एग्जांपल बताऊंगा नहीं, एक एग्जांपल में ही आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, या जनरली एक एग्जांपल में समझ में आ जाता है, नहीं आएगा तो एक और कर लेंगे, देख लेते हैं कैसा होगा। मेरे को लगता है कि आसान होता है, समझ में आ जाता है जनरली। बस एक बार व्हाइट बोर्ड रब हो जाए, व्हाइट बोर्ड रब करते करते फिर से थैंक यू जिन लोगों ने भी अच्छे विश किए, मतलब ऐसे साल भर गालियां देते फिरते हैं लोग। आज कौन सा डे था, टीचर्स डे, टीचर्स डे में वो अलग सा उनका प्यार जाग जाता है, अलग सा प्यार जाग जाएगा और वो बोलेंगे फ्यूचर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब में कहीं तो देखा था, उसमें टीचर को ऑनलाइन क्लासेस में टीचर को गालियां पढ़ रही है। अब किसी तरह से उस टीचर ने पहचान लिया, वो लेडी टीचर थी, वो लेडी टीचर ने किसी तरह से पहचान लिया कि कौन कौन बच्चे हैं, और जो धुनाई हुई उनकी बच्चों की, ऑसम लेवल की धुनाई हुई। ऐसी धुनाई ना बिना टिकिए के कपड़ों की भी नहीं होती, ऐसी धुनाई हुई है, बस वही धुनाई होती, वायरल हुआ था वो। मान लो क्वेश्चन मेरे पास y equals to x cube minus 3x square plus 6। अच्छा सा वैल्यू लेते हैं, तो फिर आंसर बेकार से आ जाएगा। x cube minus 3x square plus 6, हाँ x cube minus 3x, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढना है अपने को। अब एक ही ग्राफ है या एक ही y का एक्सप्रेशन है, इसमें बोल रहे हैं कि मैक्सिमा भी आएगा और इसी में बोल रहे हैं मिनिमा भी आएगा। देखते हैं अब कैसा भी विचित्र क्वेश्चन हो जाए, स्टार्ट तो वैसा ही करना है। स्टार्ट क्या करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं y डैश। यहां पर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 6 का इंटीग्रेशन, 6 का डिफरेंशिएशन है 0। अब अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ये उसके लिए नहीं है, पहले डिफरेंशिएशन के बेसिक लेक्चर्स देखो, फिर ये समझ में आएगा। फिर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6। अब यहां पर हो गई दिक्कत। क्यों दिक्कत हो गई भाई साहब, क्योंकि आज से पहले तक जो क्वेश्चन करा रहे थे, या इस वाले क्वेश्चन से पहले तक जो क्वेश्चन कराया था, उसमें डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ना यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पता चलते थे। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर वैल्यूज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो पता चलते थे। यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर आया 6x माइनस 6। अब तुम x का जो भी वैल्यू रखोगे ना उसके हिसाब से ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर तुम x को 0 रखोगे,
अगर x को 0 रखोगे तो y डबल डैश आ गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर तुम इसी x को अगर 2 रख दोगे, मान लो x की प्लेस पे 2 रख देते तो 6 * 2 12, 12 - 6 ये पॉजिटिव आ जाता क्या? मतलब अब यहाँ पर मेरे को नहीं पता चल रहा है कि y डबल डैश का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब क्या करेंगे सर जी? काम खत्म, खेल खत्म, इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, इसके आगे भी कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? यहाँ जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, डबल डिफरेंशिएट कर दिया ना। अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, तो हम क्या करते थे? इसके बाद वाला स्टेप क्या होता था? जो पहले स्टेप में डिफरेंशिएट किया होता था उसको 0 से इक्वेट करते थे क्या? तो यहाँ पर आप क्या कर देना, y डैश को 0 से इक्वेट कर देना। तो y डैश को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? 3x² - 6x = 0। इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो 3x कॉमन निकाल सकते हैं, 3x कॉमन लोगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा = 0। इसका मतलब x का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या x का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 हो सकता है क्या? हाँ या ना? वैसे मैंने ये मन से बोला था कि x वैल्यू 0 लो और 2 लो, यहाँ पे वैल्यूज वैसे ही आ रहे हैं, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2। अब देखते हैं, जब आपने y डबल डैश कैलकुलेट किया फॉर x = 0, x = 0 की जब आप y डबल डैश कैलकुलेट करोगे तो वो नेगेटिव आ रहा है क्या? और y डबल डैश आप जब x = 2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल सर जी। अब अगर y डबल डैश नेगेटिव आता था, ये नेगेटिव मतलब y का, अगर ये नेगेटिव मतलब y का मैक्सिमम बनता था क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? फॉर x = 0, फॉर x = 0, x = 0 जब है तो y डबल डैश is negative, that implies y will have local maxima। अब क्या हो जाएगा? बस एक लोकल बिट जुड़ जाएगा, मतलब पास का मैक्सिमा। उसी तरह और क्या बोलेंगे? फॉर x = 2, y double dash is positive, y double dash is positive, that implies y will have local minimum। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो लोकल मैक्सिमा y का, अगर मैं लोकल मैक्सिमा निकालूं तो लोकल मैक्सिमा का वैल्यू कितना हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा y के प्लेस में रखोगे, सॉरी x के प्लेस में क्या रखना है? 0 रखना है, x के प्लेस में 0 रख दोगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह y का जब लोकल मिनिमा निकालोगे, लोकल मिनिमा निकालोगे तो लोकल मिनिमा x के प्लेस में क्या कर देंगे? 2 रख देंगे। x के प्लेस में अगर उस इक्वेशन में 2 रख दिया तो 2 का क्यूब, वहां पे कितना हो रहा है? 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर प्लस 6, सॉल्व करने पर 8, ये कितना हो जाएगा? 3 2 का स्क्वायर 12, 12 ये -8 -4 हो गया, -4 + 6 तो ये कितना आ जाएगा? 2। मतलब लोकल मिनिमा 2 आ रहा है और लोकल मैक्सिमा कितना आ रहा है? लोकल मैक्सिमा 6 आ रहा है। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? क्लियर है ये? पक्का? हमने ग्राफ प्लॉट किया, जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में आपको पता चलता है कि ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है, मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम भी मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रहा है अपने को? मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है जब x का वैल्यू 0 है और वो कितना आ गया? 6, और मिनिमा कितना आ रहा है? मिनिमा का वैल्यू 2 आ रहा है और वो कब मिलेगा? जब x इज 0। आसान है क्या सर? ये तो बहुत ही आसान था सर। आप स्क्रीन पॉज करके नोट करो, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन मेरे को नहीं लगता एक और क्वेश्चन की जरूरत है, फिर भी एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन कर जरूर रहे हैं लेकिन मेरे को लगता है इसकी कोई इंपॉर्टेंस थी। क्वेश्चन है 60² माइनस कितना है? 60² - 60³ मान लो ऐसा गिवन है x = 6t² - 6t³ और मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू ढूंढने को बोला है। बिना सोचे समझे क्या कर देंगे? 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर x डैश को क्या लिखेंगे? x डैश को लिखेंगे 12t - 18t², ये पहला टर्म होगा। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? 12 -
36t, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अपने को नहीं पता चल रहा कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। इसके बाद का स्टेप होता था सेकंड, जो पहला वाला स्टेप था डिफरेंशिएट करने के बाद इसको 0 से इक्वेट करते थे। तो अगर x डैश को 0 से इक्वेट कर दोगे, x डैश इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 12t माइनस 18t स्क्वायर का वैल्यू रख दो 0। अब जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो हम कॉमन कितना निकाल सकते हैं, 6t का वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। 6t अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच रहा है 2, यहाँ पे बचेगा माइनस 3t इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पर t का वैल्यू या तो हो सकता है 0 या t का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। t का वैल्यू लिखेंगे या तो 0 लिखेंगे या t का वैल्यू क्या रखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से t का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब t का वैल्यू एक बार 0 रख के देखो, t का वैल्यू एक बार 2/3 रख के देखो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x डबल डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 के लिए अगर x डबल डैश का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 36 इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, x डबल डैश पॉजिटिव है, दैट इंप्लाइज y नहीं, यहाँ पर x है, x डबल डैश पॉजिटिव है मतलब y will have minima, y will have minima और y का मिनिमा, x will have minima और x का मिनिमा वैल्यू कब ढूंढना है अपने को, t इक्वल्स टू 0 पर, या इस एक्सप्रेशन पे t इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह जब मैं t इक्वल्स टू 2/3 यूज करूं, x डबल डैश फाइंड करते हैं t इक्वल्स टू 2/3 पर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 36, हाँ 12 माइनस 36 और t के प्लेस में क्या रख सकते हैं, t के प्लेस में रख दो 2/3, ये 3 1 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो x डबल डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, x डबल डैश आ रहा है 12 माइनस 24, माइनस 12 आ रहा है क्या, x डबल डैश आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब x विल हैव मैक्सिमा वैल्यू, x विल हैव मैक्सिमा वैल्यू। तो x का मैक्सिमा वैल्यू कितना हो जाएगा, x मैक्सिमा हो जाएगा, कहां चला गया एक्सप्रेशन, x का वैल्यू था 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब, x के प्लेस में क्या पुट करना अपने को, सॉरी t के प्लेस में क्या पुट करना 2/3, तो 6 into 4 upon 9 माइनस 6 into 4 upon, नहीं इस बार क्यूब करें ना तो 8 upon 27। सॉल्व करने पर ये हो गया 3, ये हो गया नहीं, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो मेरे पास कितना आ रहा है, पहला टर्म है 8 upon 9 और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 8 upon 3 है भाई साहब, क्या क्या पूछ रहे हो, 8 upon 3 माइनस 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 ये 2 और ये 9, ये हो जाएगा माइनस में 16 upon 9। ये मेरे पास x का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, इसको जब एलसीएम लोगे ना तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 24/9 माइनस 16 upon 9, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 upon 9। ये मैक्सिमा, ये मैक्स की मान और ये मिनी की मान, यहाँ पर मिनी की मान आएगी 0 और मैक्स की मान आएगी कितनी 8 upon 9। इस तरह से क्वेश्चन क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर पता ना चले कि मैक्सिमा आने वाला है या मिनिमा आने वाला है। दो क्वेश्चन काफी हैं, या इतने जो मैंने क्वेश्चन करा दिए ना मैक्सिमा मिनिमा में, वो काफी है समझने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट को। अब क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे मुश्किल टॉपिक, अब स्टार्ट करेंगे मुश्किल टॉपिक। और ये मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है। अगर आपको रूल्स पता हो, अगर आपको रूल्स पता हो तो आप बहुत ही इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। प्रॉब्लम होगा इंटीग्रेशन करने में। कैलकुलस का सबसे टफेस्ट पार्ट जो होगा
जो एक नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट को लगता है वो होता है इंटीग्रेशन। इतना जान लो इंटीग्रेशन मुश्किल है और ऐसा नहीं कि इससे बच सकते हैं। बिना इंटीग्रेशन जाने आप एक डेरिवेशन फिजिक्स में ढंग से नहीं कर पाओगे। फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशंस है ना उसमें 70% डेरिवेशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अब अगर 70% इंटीग्रेशंस, अगर 70% डिफरेंट डेरिवेशंस में इंटीग्रेशन यूज करना है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए ना। कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। मैं बोल रहा हूं ये थोड़ा मुश्किल है, इंटीग्रेशन जो है ये थोड़ा मुश्किल है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन में तो फिर भी सेट ऑफ फॉर्मूलाज था, फॉर्मूला जानते थे अगर तो डिफरेंशिएशन कर पाते। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझते हैं ये इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना मतलब लोगों को जोड़ना। वो होता है ना इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ब्रांड का नाम है। इंटीग्रेशन वर्ड और भी होता है यूनाइटेड बाय किंगडम। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सादा मतलब क्या है, जोड़ना, लोगों को जोड़ने वाले मतलब को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। डाइवर्सिटी इन इंटीग्रिटी कुछ तो कहा है अपना, लोग भूल गया। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये रास्ता है ए से बी, ये ए से बी, ये मेरे गांव का रास्ता, गांव का रास्ता, गांव का रास्ता। गांव में सड़कें ऐसी होती हैं ऊपर नीचे मस्ती वाली, जहां मन करती है वहां तो मुड़ जाती है, ठीक है। तो ए से बी, ये मेरा घर, ये मेरा घर और ये किसी खास का घर, मेरे खास का घर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मेरे खास का घर। अब रास्ता कैसा भी हो, दुर्गम हो सुर्गम हो, जैसा भी रास्ता हो, जाना जरूरी है, ठीक है। बुलाती है तो जाना जरूरी है। अब ए से बी जाना है, अब ए से बी जाना, मैं जाता था, मुश्किल था, रास्ता बहुत ही दुर्गम था, लेकिन मैं जाता था। अब किसी ने मुझसे पूछा ना कि ये तुम ए से बी जो जाते हो, ये जो तुम ए से बी जाते हो उसकी दूरी कितनी तुमको पता है, ए से बी की दूरी कितनी है तुमको पता है? मैंने बोला ठीक है भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन फाइंड कर लेते हैं। ए से बी की दूरी मुझे नहीं पता है, चलो नहीं जानता मैं अभी, फाइंड तो कर सकता हूँ। अब फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, ये बड़ा सा स्केल लिया, ये बड़ा सा स्केल, ठीक है। ए से बी ऐसे एक स्केल लगा दिया, ये ब्लू रंग का मैंने क्या लगाया, स्केल। मैं चाहता था कि ए से बी की दूरी कितनी है वो उसको मैं मेजर करूं, उसका वैल्यू बनाऊं कि ए से बी की दूरी कितनी है, मतलब मेरे और मेरे खास के बीच में कितनी दूरियां हैं, मैं ये जानना चाहता था। अब ये जानने के लिए मैंने क्या लगाया, एक बड़ा सा स्केल लगाया ब्लू रंग का। अब मैंने बोला भाई ए से बी ये जो दूरी है बड़ी सी स्केल, ये बड़ी सी स्केल जो लगाई है, इसने मेरे को रीडिंग बताया, मान लो इसने रीडिंग बताया 1 किलोमीटर। ए से बी की जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर, ऐसे इतनी दूरी है। अब उसने बोला कि तुमने जो मेजर किया ना वो गलत है। क्यों? तुमने तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट बता दिया, तुमने तो ए से बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बता दिया। मैं तो तुमको बोल रहा हूं कि ए से बी का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ मतलब एक्चुअल पाथ बताओ जो तुम ट्रैवल करते हो हर दिन। अब मैं पागल परेशान, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? उसके बाबूजी ने ये कंडीशन रखा है कि तुम ए से बी की दूरी बता दोगे, ए से बी की दूरी बता दोगे तो तुम जब चाहोगे तब मिल पाओगे, ऐसा उसके बाबूजी ने मेरे पास कंडीशन रखा। अब क्या करेंगे, मिलना जरूरी है, तो कुछ सोचते हैं। तो क्या सोचा गया कि ठीक है चलो ऐसे मेजर नहीं कर सकते, कुछ तिकड़म लगाते हैं, कुछ कंसेप्ट लगाते हैं। मैंने क्या किया, ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को तोड़ना स्टार्ट करो, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने रास्ते को क्या किया, तोड़ना स्टार्ट किया। अब ये इतना छोटा है, मतलब इतना छोटा है, अपने सोच से भी ज्यादा छोटा है, मतलब देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन बहुत छोटा है।
अब ये जो बहुत छोटा सा मैंने लाइन बनाया, जैसे ये पूरा रास्ता कैसे कर्व था, ये पूरा रास्ता कैसे कर्व, लेकिन कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो तो स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा जो ये छोटा सा टुकड़ा, अगर इसको मैग्नीफाई करके देखा जाए तो इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्या? हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब स्केल जो है वो यहां से यहां का दूरी बता सकता है। स्केल जो आप यूज करते हो, स्केल तो जनरली सीधा ही होता है, स्केल अगर सीधा है तो आप यहां से यहां की दूरी मेजर कर सकते हो। तो मैंने यहां से यहां की दूरी मेजर कर ली, और वैसे ही मैंने क्या सोचा कि ठीक है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने लेंथ के बनाए हैं सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ए से बी की दूरी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं ये जो टुकड़े थे, टुकड़े में ज्यादा छोटा तो रख नहीं सकता था, क्योंकि टुकड़े जो है वो ज्यादा बड़ा तो रख नहीं सकता था, क्योंकि जैसे तुम टुकड़ों को, मान लो टुकड़े को यहां से यहां तक का रखते तो ये फिर से कर्व हो जाता। अब स्केल ऐसा तो है नहीं, तो टुकड़ों को मुझे बहुत छोटा रखना है। अब मैंने क्या किया, ये जो टुकड़े थे सपोज बन गए लाखों करोड़ टुकड़े बन गए, लाखों करोड़ टुकड़े बन गए। अब मैंने सोचा ठीक है, ये लाखों करोड़ टुकड़ों को मेजर कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, आंसर बता देंगे। सबको ऐड करके लड़की के फादर को आंसर बता देंगे, शादी हो जाएगी, फिर जब मर्जी करेगा तो जाएंगे। ऐसा मैंने सोचा। मुझे क्या पता था कि लड़की के पापा यहाँ पे बहुत समझदार है, बहुत ही चालाक है, बेवकूफ बना रहे हैं वो मुझे। मैंने टुकड़ों को जोड़ना स्टार्ट किया, जोड़ते जोड़ते कई साल गुजर गए। ये जो टुकड़े यहाँ पे निकाले थे मैंने, तो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते जोड़ते कई साल निकल गए। इतने साल निकल गए कि इस लड़की का शादी हो गया, मेरा जोड़ना खत्म ना हुआ। इस लड़की बी का जो मेरी खास थी कभी वो किसी और की खास हो गई, और मैंने आगे तक डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाया। अब मैं तरीका तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों को मेरे को जोड़ के लेंथ निकालना था तो ये छोटे छोटे टुकड़े बनाने से काम हो जाए। अब इसी तरीके को ना ये बेवकूफों के जैसे नहीं करते, थोड़ा बहुत अगर मेरे को मैथ्स आता ना तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाता। देखो लॉजिकली तुम अगर सोचो तो बहुत सही है ना सर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हर एक टुकड़े का लेंथ निकाल के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, बहुत ही सही है लॉजिकली। लेकिन जन्मों जन्मांतर लग जाएंगे, मर जाओगे तुम, अपने बेटे बेटियों को बोल के रहोगे तुम मैंने इतने दूर तक ऐड कर लिया, आगे तुम करो। वो बोले कैसा बाप है मेरा, पागल बाप है, कूदिया बाप है, ऐसे गाली वाली देंगे और भगा ही मेरे को, तो बचना है। अब पूरा जिंदगी यहाँ पे इसी में तो वेस्ट नहीं करते हैं। अगर पूरा जिंदगी से वेस्ट कर दूंगा तो शादी वादी हो जाएगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, डिस्टेंस ही कैलकुलेट करता रह जाऊंगा। तो मैथ्स ने बोला कि ठीक है भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैथ्स में एक तरीका होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन का बेसिक यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी जैसे आपको किसी ने बोला कि आपको क्या करना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है, मान लो आपको किसी ने बोला कि कोन का वॉल्यूम निकालना है, और कोन का वॉल्यूम आपसे पहले किसी ने निकाला ही नहीं है भाई। कोन जो स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम आपसे पहले किसी ने निकाला ही नहीं है। आपको काम दिया गया है कि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फाइंड करके लाओ। अब आप क्या करोगे, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे, ये स्लाइसेस इस तरह से। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े तुमने काटे हैं उसका हर एक टुकड़ा एक डिस्क बन रहा है, डिस्क बन रहा है या सिलेंडर बन रहा है, एक हल्की से थिकनेस का सिलेंडर बन रहा है। अब सारे सिलेंडर जो भी बनेंगे ना छोटे छोटे टुकड़ों में, जब सिलेंडर्स को काटेंगे सारे सिलेंडर्स के वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे तो कौन सा वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन ये अगर मैं ऐसे सोचूं, लॉजिकली सही लग रहा है सोचने पर, लेकिन करने में मुश्किल होगा, डैश होके हाथ में आ जाएगी, तो फिर कौन हेल्प करेगा भाई, करना तो है, फाइंड तो करना है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है इंटीग्रेशन। ये जो हम बोल रहे हैं ना छोटे छोटे टुकड़े करके उनको सबको ऐड करना है, तो ये हम नहीं करेंगे, ये कौन करेगा, मैथ्स में एक फंक्शन है या मैथ्स में एक ऑपरेटर है इंटीग्रेशन, वो करेगा। एक इंटीग्रेशन नाम का ऑपरेटर है, वो यही करके बताएगा जो मैं तुमको बता रहा हूं। यहां से यहां तक का लेंथ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज क्या है, कोई अगर मुझसे पूछे कि भाई इंटीग्रेशन क्यों सीख रहे हो, तो इंटीग्रेशन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जैसे सिलेंडर अगर होता, सिलेंडर का कोई तुमसे वॉल्यूम पूछता तो तुम बोलते ना कि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको एच हाइट तक मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आ गया। लेकिन अगर कोन है तो उसका हाइट तो वेरिएबल है ना, उसका अगर हाइट वेरिएबल है तब डायरेक्टली कोई फॉर्मूला तो नहीं बता सकते, तो वहां पे इंटीग्रेशन से एक फॉर्मूला बनाया गया है।
अब इसी कंसेप्ट इंटीग्रेशन को अपने को क्या करना है, डिटेल से समझना है। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ता है। जब भी क्वेश्चन में तुमको ऐसा लगे कि नॉर्मल मेथड फेल होता दिख रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। अब इंटीग्रेशन का बेसिक क्या है, इंटीग्रेशन का बेसिक ये है कि तुमने क्या किया, जो भी वॉल्यूम था, जो भी एरिया था, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर सबको ऐड कर दिया। जैसे मान लो मैं बोलता कि एक अमीबा है, मैं आपको बोलता एक अमीबा है और उस अमीबा का तुमको एरिया बताना है। मान लो ये अमीबा है, कोई भी शेप का हो सकता है, तो तुम जानते ही होगे शायद। ये अमीबा है, मैंने बोला कि इस अमीबा का सरफेस एरिया बताओ। बोले सर पागल हो गया, कहां से बता पाऊंगा सर, सर्कल होगा तो बता देता है, ट्रायंगल होगा तो बता देता है, रेक्टेंगल होगा तो बता देता है। मैं बोलूंगा तुम पागल हो क्या, इंटीग्रेशन से बताओ। तो तुम बोलेंगे हाँ सर इंटीग्रेशन लगा सकते। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, देखो बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स में तोड़ देंगे। अब किसी एक स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है, इसी तरह सारे स्क्वायर्स का एरिया फाइंड कर लो, सबको ऐड करो, इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है करना, तो कौन करके देगा, ये करके देगा इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पर मैं डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकता, डायरेक्टली कोई मेथड नहीं बता सकता, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लूंगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे ये रास्ता अगर मुझे जानना है, ये रास्ता जानने के लिए मैंने रास्ते को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक रास्ता इज अ स्ट्रेट लाइन, सारे स्ट्रेट लाइंस के लेंथ को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट लेंथ मिल जाएगा। अमीबा का सरफेस एरिया जानना था, सरफेस एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, सबके एरियाज को ऐड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, नेट एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर और क्या एग्जांपल बताया था, कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो कोन को क्या करो, काटना स्टार्ट करो। जब कोन को काटना स्टार्ट करोगे तो कोन को कट करने के बाद फाइनली आप क्या करोगे, डिस्क पे डिस्क बना रहे हो। अब सारे डिस्क के वॉल्यूम्स को ऐड कर दोगे तो वो जो आएगा वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब बोलना आसान था, बोलना आसान है, प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। तो कौन हेल्प करेगा, मैथ्स में एक ऑपरेटर है इंटीग्रेशन, वो ये काम करेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन में आज कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताते हैं। अच्छे क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन में, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है इंटीग्रेशन। तो अगर तुमको इंटीग्रेशन समझ में आए, जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया ना, तो बिना सोचे समझे फॉर्मूला के जैसा याद कर लेना। क्योंकि एक चीज जान लो, बिना इंटीग्रेशन के आप फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इंटीग्रेशन मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में बच्चों को, तुम्हें भी शायद मुश्किल लगेगा। अगर नहीं याद रख पा रहे हो इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला के जैसा याद रखोगे। बात समझ में आएगा, देखते हैं। मान लो सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होगा, जैसे वहां पे, अच्छा एक और चीज याद क्या रखना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन इज opposite of डिफरेंशिएशन। ये बात बहुत ही काम का है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में जो भी करते थे, इंटीग्रेशन में उसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो आप क्या कर पाओगे, इंटीग्रेशन कर पाओगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, मान लो मैं बोलूं कि मुझे इंटीग्रेशन में इस तरह का, डिफरेंशिएशन में क्या यूज करते थे, d/dx ऐसा ऑपरेटर यूज करते थे। x टू पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करना होता था तो क्या बोलते थे कि जो भी पावर है उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर दो और पावर में एक घटा दो, ऐसा करते थे क्या। इंटीग्रेशन के ये यूज करेंगे, साम ऑपरेटर जब भी दिख जाए मतलब समझ जाना इंटीग्रेशन करना है। दिस ऑपरेटर जो है ये आपको ये बताएगा कि इंटीग्रेशन करना है। अब x टू पावर n dx, यहाँ पर देखो dx डिवीजन में होता था, यहाँ पे dx मल्टीप्लिकेशन में है। जो भी यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे dx है, dy है, dz है, अगर यहाँ पे dx है तो x का इंटीग्रेशन करना, यहाँ पे dy है तो y का इंटीग्रेशन करना, dz है तो z का इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पर जो होता था उसका डिफरेंशिएशन होता था क्या, उसी तरह यहाँ पर जो होगा उसका इंटीग्रेशन करना है। अगर dx है तो x का इंटीग्रेशन, dy है तो y का इंटीग्रेशन, dt है तो t का इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। अब मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के जस्ट ऑपोजिट है। अब जस्ट ऑपोजिट में क्या करोगे,
यहाँ पर x टू पावर n का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया था तो पहले पावर को सामने लाके मल्टीप्लाई करते थे और जो भी पावर होगा उसमें -1 करते थे। इसमें क्या करेंगे, जो भी पावर है उसमें +1 कर देना और +1 करने के बाद जो भी टर्म आएगा उसको नीचे लाके डिवाइड कर देना। ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx अगर कभी भी आपको सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करोगे, जो भी पावर है उसमें +1 कर देना और पावर को नीचे लाके डिवाइड कर देना। अब मान लो इसमें मैं आपको इस वाले फॉर्मूला में कुछ क्वेश्चन बताऊं। मान लो मुझे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सबसे आसान क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx अगर मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो n के प्लेस में 1 है क्या, n के प्लेस में 1 है तो पहला काम क्या करना है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। तो जो भी पावर था उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 + 1 हो गया और जो भी पावर है उसको नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। इसको तुम चाहो तो याद भी रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx जब भी लिखा रहे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx जब भी लिखा रहे तो सिंपली क्या लिख देंगे, x²/2। मान लो एक और क्वेश्चन, x² dx का इंटीग्रेशन करना है, n के प्लेस में 2 है क्या, तो पहले काम क्या करना है, पावर को 1 से ऐड कर दो। तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, मतलब ये सॉल्व करने पर कितना आया, x³ डिवाइडेड बाय 3 आएगा। बहुत ही आसान है सर ये तो। एक और देख लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, यहाँ पर x का पावर कितना है, x का पावर हाफ है क्या, अगर यहाँ पर x का पावर हाफ है तो इसको ऐसा लिखेंगे ना, x का पावर हाफ +1 डिवाइडेड बाय हाफ +1 कितना हो गया, 3/2। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, x 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसको आईएच करके ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइडेड बाय 3 x √x, x 3/2 को मैंने कैसा लिखा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x का पावर 1 इंटू x का पावर हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, x का पावर 1 x होता है और x का पावर हाफ √x होता है। सिंपलीफाई कर दिया, ये आंसर आ जाएगा क्या। ये और कुछ क्वेश्चन देख लो, सर मेरे को तसल्ली नहीं हो रहा है, और कुछ क्वेश्चन देख लो। मान लो ऐसा लिखा है, देखो ये x/n का जो फॉर्मूला है ये तो बहुत ही आसान है, इसको याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे रिजल्ट 0 आता था क्या, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं आता। अगर मैं बोलूं कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वो 0 नहीं आएगा। जैसे देखते हैं, मान लो ये सॉल्व करना है इंटीग्रेशन dx, अब बोलोगे सर ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर तो x का कुछ पावर है ही नहीं। x का कुछ पावर नहीं है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, x का पावर 0 dx। अगर इंटीग्रेशन dx मुझे फाइंड करना है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x का पावर 0 dx। अब जो भी पावर है, पावर में 1 ऐड कर दो, पावर में 1 ऐड करो, 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1। मतलब ये सिंपली क्या लिख सकते हैं, इस तरह से अगर लिखा मैंने कभी भी इंटीग्रेशन dx कभी भी लिखा मैंने तो उसको सिंपल x से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन dx मतलब कितना x। मान लो ये सॉल्व करना होता 5 dx। अब जो भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं क्या, कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो 5 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन dx 5 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन dx कितना आ जाएगा, इसके प्लेस में x लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। 5 का जब डिफरेंशिएशन d/dx का 5 करते थे वो 0 होता था क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, 5x का आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है। और मान लो ऐसा है 2 + x² dx, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा वहां पर था, मान लो ये x² + 2x - 2 dx, इसका इंटीग्रेशन अगर कोई आपसे करने को बोलेगा तो जैसा डिफरेंशिएशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था ना, वैसे ही आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। मतलब आप उसको ऐसा लिख सकते हो, x² dx पहला टर्म, 2x dx सेकेंड टर्म
-2 dx तीसरा टर्म, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3 हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा x²/2 -2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आ जाएगा x। इसको सिंपलीफाई कर लो, वो क्या होगा आंसर होगा। तो आज डिफरेंशिएशन में इतना ही रहने देते हैं। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके बड़ा बनाना, उधर छोटी छोटी बात को बढ़ाना, तो वही इंटीग्रेशन है, छोटी छोटी बात को बढ़ाना इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में हमने जो भी एलिमेंट है जो भी है उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स किए, सबको ऐड करके जो रिजल्ट आया वो बता दिया, वो मेरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा। अब फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, तो आज सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहे हैं, x⁴n का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो रिजल्ट में क्या करना, जो भी पावर उसमें +1 करना और पावर को नीचे लाके डिवाइड कर देना। जैसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था वैसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटीग्रेशन में भी। तो बहुत ही आसान है, आज का लेक्चर में कुछ ऐसा टफ नहीं था इंटीग्रेशन में, लेकिन आज का लेक्चर जो बताया वो याद होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम के 2 क्वेश्चन कराए थे अच्छे वाले, और ये मैक्सिमम इंटीग्रेशन का कांसेप्ट है। इतना ही रहने देते हैं आज।